पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं, एंटी स्टेट नारे लग रहे हैं, सेपरेटिस्ट नारे लग रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, वायलेंस हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। लेकिन ये सब कुछ तो हम इंडियन कश्मीर के बारे में सुनते होते थे। हर दूसरे साल, चौथे साल इसी तरह के वायलेंस हो रहे हैं, सेपरेटिस्ट नारे लग रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कैसे हो रहा है? बिकॉज उन्होंने जो फसाड क्रिएट करा था पीस का 70-75 साल का, बिकॉज उनको उनके एडवांटेज में था, उनको इंटरनल रेवेलियन फेस नहीं करना पड़ा था, तो ग्लोबल स्क्रूटनी उन पे कम रहती थी, मीडिया स्क्रूटनी उन पे कम रहती थी। लेकिन उन्होंने एवरेज कश्मीरी सिविलियन का जिस तरह से सप्रेशन करा है और जिस तरह से एक्सटॉर्शन करा है बेसिकली, वो अब सब निकल के सामने आ रहा है। वो सारे फसाड धीरे धीरे करके उतर रहे हैं। इवन उन्होंने अल जजीरा को ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में, जो कि मोस्टली प्रो पाकिस्तान रिपोर्टिंग करती होती है। मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टैब्लिश हुई थी 1845-46 में। तब जम्मू और कश्मीर दोनों सेपरेट प्रोविंसेस होते थे महाराजा रंजीत सिंह के अंडर सिख एम्पायर में। जम्मू एक ट्रिब्यूटरी स्टेट थी सिख एम्पायर में, जिसको रूल करता था राजा गुलाब सिंह। कश्मीर एक सेपरेट प्रोविंस थी जिसका एक सेपरेट गवर्नर था। तो जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845-46 में, उसमें सिख हार गए थे और राजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिश का साइड लिया था। वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था सिख एम्पायर में और ब्रिटिश में, जिसके अंडर कश्मीर ब्रिटिश को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और 7 दिन बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ था राजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश में, जिसमें राजा गुलाब सिंह ने कुछ इंडेमनिटी देके कश्मीर अपने अंडर में ले लिया था। तो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर दोनों राजा गुलाब सिंह के अंडर आ गए। वो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना, प्रिंसली स्टेट बना, जिसके रूलर राजा गुलाब सिंह हुए और डोगरा डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ। अब 1947 कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं। तो 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली थी और पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान 2 सेपरेट नेशन बने थे, तब महाराजा हरी सिंह जो तब के जम्मू कश्मीर के रूलर थे, जो कि डोगरा डायनेस्टी से ही थे, उनका डिसीजन था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट उन्होंने अपना डिसीजन क्लियर नहीं किया था। ये एक पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट वो काफ़ी टाइम लगा रहे थे अपना डिसीजन अनाउंस करने में। और इसी बीच पुंछ में उनके अगेंस्ट अपराइजिंग हो गया, जो कि लोकल ट्राइब्स ने करा था। और अपराइजिंग का प्राइमरी रीज़न था ऑप्रेसिव टैक्सेशन। पुंछ की ऑटोनॉमी चली गई थी और साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 से कोई 50,000-60,000 सोल्जर लौट के वापस आए थे, जिनको महाराजा हरी सिंह ने अकोमोडेट करने से मना कर दिया था। वो सारे पुंछ के रहने वाले थे। तो उन सब ने मिलके अपराइजिंग करा महाराजा के अगेंस्ट। लेकिन हरी सिंह ने इसका रिस्पॉन्स काफ़ी वॉलेंटली करा, इसको काफ़ी वॉलेंटली क्रश करने का कोशिश करा इस प्रोटेस्ट को। तो जिसके कारण ये फुल स्केल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट हो गया। और फिर पाकिस्तान ने इस अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज करने का कोशिश करा। उन्होंने कोई थाउजेंड्स में पश्तून ट्राइब्समैन इन्फिल्ट्रेट करे जम्मू कश्मीर में, जो कि एक्सपीरियंस मिलिट्री जनरल लीड कर रहे थे और उनके पास एक्सपेंसिव वेपन भी थे। बट पाकिस्तान ऑफिशियली खुद अभी तक नहीं आई थी। उन्होंने ट्राइब्समैन इन्फिल्ट्रेट करे थे लोकल रेसिडेंट्स के बिहाफ में लड़ने के लिए। जब महाराजा रंजीत सिंह को रियलाइज़ हुआ वो नहीं जीत पाएंगे, तब वो इंडिया से हेल्प मांगने आए। तब इंडिया ने उनको साफ मना कर दिया कि आप हमारे कंट्री में नहीं हो, आप हमारे टेरिटरी नहीं हो। जब तक आप अपना राइट हमें सीट नहीं करते, तब तक हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तब उस वक्त महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा इंडिया से, जिसमें उन्होंने अपने राइट्स इंडिया को सीड करे और फिर इंडिया ने फॉर्मली इंटरवीन करा। फिर इवेंचुअली लाइन ऑफ कंट्रोल इस्टेब्लिश हुआ और कश्मीर का भी बंटवारा हो गया। अब कश्मीर ऑक्यूपाई करने के बाद पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कश्मीर के भी 2 हिस्से करे। एक का नाम था आज़ाद कश्मीर, दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। तो आज़ाद कश्मीर की बात हम करेंगे अभी, जिसका नाम तो रख दिया आज़ाद, बट आज़ाद जैसा कुछ रहा नहीं। 1950 में भी सिविल रिवोल्ट हुआ था मिलिट्री के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। 1955 में भी सिविल रिवोल्ट हुआ था मिलिट्री के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट। और इन रिवोल्ट को भी काफ़ी ब्रूटली सप्रेस कराया गया था। इनफैक्ट रिटन रिकॉर्ड है तब के होने वाले कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का कि एल्डर्स को बांध के उनको पब्लिकली फ्लॉक कराया गया था, उनसे कुत्ते जैसा भंकवाया गया था और बिल्ली जैसा म्याऊं म्याऊं करवाया गया था। ये रिटन रिकॉर्ड है। कश्मीरियों ने ये एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ये खुद उनका ही चॉइस था।
तो उन्होंने अपना बेसिकली डिग्रेडेशन खुद ही एक्सेप्ट करा, खुद ही चूज़ करा और खुद ही एक्सेप्ट भी करा। अब उनके पास कोई चॉइस बचा नहीं था अदर देन लिविंग अंडर रूल ऑफ ऑपरेसिव पाकिस्तानी मिलिट्री। अब इस बीच पाकिस्तान का और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फोकस था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को अलाइव रखना, इंडिया से लड़ना झगड़ना, इंडिया को घेरना, और उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करी नहीं कश्मीर में, कोई डेवलपमेंट करा नहीं कश्मीर में। 1970 में याह्या खान ने आज़ाद कश्मीर को प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रोवाइड कराया और 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास करा जिसके अंडर कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को अपना प्रेसिडेंट मिला, प्राइम मिनिस्टर मिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मिला, ऑडिटर जनरल, इवन इलेक्शन कमिश्नर भी मिला। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि ये सारे शैम थे, ये टाइटल्स का कोई मायने नहीं था, बिकॉज जिन्होंने भी कश्मीर में इलेक्शन लड़ना होता था उन्होंने एक काइंड ऑफ एलिजेंस साइन करना होता था पाकिस्तान स्टेट से कि वो अपने सारे राइट सीड कर रहे हैं पाकिस्तान को। और एक नोटेबल पॉइंट ये भी है, इसी बीच 1963 में पाकिस्तान ने सक्शगम ट्रैक्ट चाइना को गिफ्ट कर दिया था, जो अब चाइना के जिनजियांग प्रोविंस का हिस्सा है, वो आप मैप में देख सकते हो ऊपर की तरफ है। तो अब रिसेंट प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ये शुरू हुआ था काफ़ी बेसिक डिमांड से कि ग्रेन सब्सिडाइज करना है, कॉज इन्फ्लेशन काफ़ी है पाकिस्तान में, सभी की कमर टूटी पड़ी है, तो फूड ग्रेन सब्सिडाइज करना और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो चीप करना, सस्ता करना। अब पाकिस्तान एक कॉलोनी स्टेट के जैसे फंक्शन करती है जिसके कोर हैं पंजाब, इस्लामाबाद और बाकी प्रोविंसेस उनके सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान बेसिकली सभी प्रोविंसेस से, सैटेलाइट प्रोविंसेस से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करती है और अपने कोर में भेजती है। तो इनके कोर में जो रहने वाले लोग हैं पंजाब, इस्लामाबाद में, वो कंफर्टेबल लाइफ बिताते होते हैं, वो एक तरह से एक बबल में रह रहे होते हैं, लेकिन इनके प्रोविंसेस में लोग डिप्राइव्ड रहते हैं। यही रीज़न है बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट होने का, खैबर पख्तूनख्वा में भी होने का, सिंध में भी होने का और अब ऑक्युपाइड कश्मीर में भी होने का। ऑक्युपाइड कश्मीर से सबसे ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा जाता है, लेकिन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को ही ब्लैकआउट फेस करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रिसिटी बाहर भेज दिया जाता है जो हाइड्रो पावर से जनरेट किया जाता है, और ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को काफ़ी हाई रेट में इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है जो कि उनके ही हाइड्रो पावर से जनरेट किया जाता है। तो इसके रिस्पांस में 2023 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई थी ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, और उन्होंने अपने डिमांड स्टेट के सामने रखे, उस पर नेगोशिएशन भी हुआ, बातचीत भी हुई और बात मान लिया गया। लेकिन बात अटके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, वो ये था, आज़ाद कश्मीर में 12 रिजर्व सीट रखे जाते हैं रिफ्यूजी कश्मीरीज के लिए जो 1947 के बाद वापस आए थे। लेकिन क्रूशल पॉइंट ये है कि वो 12 रिजर्व सीट्स हर उस कश्मीरी के लिए जो कश्मीर में रह नहीं रहा है, वो चाहे कि पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में रह रहा है, वो इलेक्ट होके वहाँ जा सकता है, वो नॉमिनेट होके जा सकता है वहाँ, क्योंकि वो रिजर्व सीट्स हैं। और आज़ाद कश्मीर में टोटल 53 सीट्स हैं जिसमें 12 तो रिजर्व हो गए, 33 जनरल सीट हैं जिनमें इलेक्शन होता है। अब ये जो 12 रिजर्व सीट्स हैं, ये मोस्टली जो सेंटर में पावर होल्ड कर रही है मिलिट्री के ब्लेसिंग्स पे, वो अपने ही बंदे भेजती है स्टेट आज़ाद कश्मीर असेंबली में। तो उनके लिए जनरल इलेक्शन भी जीतना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज 33 सीट्स में से कुछ फ्रैक्शन ही उन्होंने जीतने हैं मेजॉरिटी के लिए। तो जिसके कारण एलिगेशन लगाया जाता है, ब्लेम लगाया जाता है कि इन रिजर्व सीट्स के थ्रू पाकिस्तान उन पे कंट्रोल करती है, माइक्रो मैनेज करती है आज़ाद कश्मीर के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को, और इस कारण वहाँ कोई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, कोई ग्राउंड फैसिलिटी नहीं मिल रहा, और उनका एक्सप्लॉयटेशन अलग से हो रहा है। और ये फ्रस्ट्रेशन और भी होगा अगर आप समझेंगे आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट 90% के अराउंड है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 50% है। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपने लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, पढ़े लिखे होने के बाद भी। तो उनकी इकॉनमी चलती ही बेसिकली रेमिटेंसेस पे है, या तो फिर वो पूरी तरह से पाकिस्तान स्टेट पे डिपेंडेंट है। आज़ादी जैसा कुछ नहीं है वहाँ, ऑटोनॉमी कुछ नहीं है वहाँ, कहने को सब कुछ दे रखा है लेकिन सप्रेशन भी सब हर तरीके से, हर एंगल से किया गया है। तो जो बेसिक डिमांड शुरू हुआ था ग्रेन सब्सिडाइज करना और इलेक्ट्रिसिटी
चीप करना, वो अब इस पॉइंट पे आके अटका कि वो 12 सीट भी आपने अबॉलिश करना है, जिसके लिए पाकिस्तान एग्री नहीं कर रही, उसकी मिलिट्री एग्री नहीं कर रही। तो अब वो वायलेंस हो रहा है। पहले सिविल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जो कि पीसफुल था, उस पर लाइव एमिनेशन यूज़ करे गए। ऑफिशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग 20 to 40 लोगों की डेथ हुई है। सिविल सोसाइटी के अकॉर्डिंग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और इस पे ग्लोबल मीडिया भी इस तरीके से स्क्रूटनाइज नहीं कर रही जिस तरीके से वो हमारे केस में करते होते हैं। इंडियन कश्मीर में वायलेंस कहीं भी हो गलत है, स्टेट वायलेंस गलत है। इंडियन कश्मीर में भी होता है तो हमें दुख होता है, नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, लेकिन इसका रिजोल्यूशन भी निकाला जाता है। सॉफ्ट हैंड भी यूज़ किया जाता है अगर हार्ड हैंड यूज़ करा गया है तो। अब वो मिलिट्री सॉफ्ट हैंड यूज़ करने के केपेबल नहीं होती है और पाकिस्तान मिलिट्री ही रूल करती है, तो इसका क्या आगे ट्रेजेक्ट्री होता है वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। थैंक यू।